देख रहे हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। तो आज बात करेंगे पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा की। जन सुराज से इस्तीफा देने के बाद आनंद मिश्रा को बीजेपी ऐसा क्या बड़ा देने वाली है जिसके लिए आनंद मिश्रा ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अभी आनंद मिश्रा है कहाँ, बीच में अटक कहाँ गए हैं? आनंद मिश्रा के जरिए बिहार में बीजेपी क्या बड़ी तैयारी में है। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आनंद मिश्रा किस विजन के साथ, किस लक्ष्य के साथ वाकई में बिहार आए हैं। वैसे वो कहते जरूर है कि बिहार में अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन किस तरह का बदलाव चाहते हैं, चाहते क्या है, कहां तक सत्ता सियासत की कुर्सी चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे। हमारे साथ चर्चा में प्रदीप झा सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर आपका चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद अर्पिता। सबसे बड़ी चीज क्या है, समझिए आप टाइमिंग को। जब आनंद मिश्रा, टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आनंद मिश्रा असम कैडर के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। वहां पर ऐसा कहा जाता है कि हेमंत विश्व शर्मा के साथ इनका संबंध ठीक ठाक था। उसके बाद बिहार में लोकसभा चुनाव से साल भर पहले से, 1.5 साल पहले से बिहार में चर्चा चल रही थी। ये एक मतलब एक कड़क आईपीएस ऑफिसर जिससे अपराधी डरा करते थे असम में, उसकी छवि है इनकी। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इनको कहा जाता था। असम में इनकाउंटर करने में माहिर माने जाते थे। वो एकाएक इस्तीफा देकर आते हैं बिहार की राजनीति में और घोषणा करते हैं कि वो लोग नरेंद्र मोदी की, जैसा आपने खुद कहा, नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हैं। स्वाभाविक है, जब हेमंत विश्व शर्मा के साथ रहकर वहां संबंध अच्छा था, हेमंत विश्व शर्मा की जो राजनीति करने का स्टाइल है और ये भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, तो निश्चित रूप से आप देखिए ना कि चाल चरित्र दोनों मिल रहा है हेमंत विश्व शर्मा से। हेमंत विश्व शर्मा जो बातें बोलते हैं वो ये काम पिस्तौल से किया करते थे, ठीक है। तो अब और दोनों मोदी जी के भक्त आते हैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए। इनको पता था कि बक्सर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे वहां के सांसद है, लेकिन इनको पता चला था ये चीजें कि अश्विनी चौबे का टिकट टूटने वाला है, तो ये बक्सर लोकसभा सीट के लिए दाव लगाए, वहां से इस्तीफा देकर आए बिहार में। लेकिन बिहार में भाजपा की आंतरिक राजनीति के कारण इनको टिकट नहीं मिला। बक्सर लोकसभा सीट से मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला और जब मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला तो ये निर्दलीय चुनाव लड़ गए और इनके कारण ही बीजेपी की हार हुई बक्सर लोकसभा सीट पर। ये कि आनंद मिश्रा ने ही बीजेपी की हार की पटकथा लिख दी वहां पर। अगर आनंद मिश्रा उम्मीदवार नहीं होते तो बीजेपी के मिथिलेश तिवारी आज लोकसभा में होते, या फिर बीजेपी ही आनंद मिश्रा को अगर टिकट दे दी होती तो आनंद मिश्रा की जीत तय थी। इस बात में कहीं कोई शक और शुबहा नहीं है। अब आनंद मिश्रा लोकसभा चुनाव खत्म हो गया। हाँ, लोकसभा चुनाव के बाद अर्पिता इनको लगा कि ये विधान मैंने अब बीजेपी तो इनको लेगी नहीं, बीजेपी को उम्मीदवार को हरा दिया है, तो इनके पास विकल्प कहाँ था? विकल्प एक ही था ना कि वो चले जाए, प्रशांत किशोर की ने पार्टी बनाई, शामिल हो गए, वहां युवा जनसुराज के अध्यक्ष बन गए। अब इनको लग रहा था कि देखिए एक चीज समझिए आप, राहुल गांधी की राजनीति ने बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति को तबाह कर दिया है। करेक्ट है, सही बात है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जो स्थिति हुई है कि इनको लग गया कि अब तो भविष्य है नहीं जनसुराज का। जब जनसुराज का भविष्य नहीं है तो मेरा कहाँ भविष्य? तो अब फिर ये बीजेपी में जाने की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कहीं ना कहीं समझ चुके थे आनंद मिश्रा की जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी, कन्हैया कुमार बड़ी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। प्रशांत किशोर की राजनीतिक दाल उतनी गलने वाली इस बार शायद नहीं है, लेकिन आनंद मिश्रा को अभी अपना करियर राजनीतिक रूप से तुरंत सेट करना है। एक लंबा वक्त हो चुका है और वो कह भी चुके हैं कि अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। जरिया वो बीजेपी को ही बनाना चाहते थे, हालांकि बीजेपी ने उनको मौका भले नहीं दिया। जनसुराज में गए, लेकिन जनसुराज भी उस लेवल पर उनके कहीं ना कहीं विचारों के अनुसार कह लीजिए, उनके तौर तरीकों के अनुसार फिट नहीं बैठ पाई, इसीलिए वो वहां से कट लिए, वहां से निकल लिए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आनंद मिश्रा को क्या सिर्फ एक विधानसभा सीट का टिकट ही देगी बीजेपी या इससे ज्यादा कुछ और हो सकता है? और आनंद मिश्रा अगर चुनाव लड़ते हैं अपने क्षेत्र से
तो जीत की संभावना कितनी आपको दिखती है? मुझे लगता है अर्पिता की अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाए, अगर कोई विशेष बातें नहीं हो, तो आम सामान्य परिस्थिति में बक्सर विधानसभा सीट से अगर भारतीय जनता पार्टी किसी ब्राह्मण को टिकट देती है वहां, तो बीजेपी का उम्मीदवार अगर सही रहेगा तो वहां जीत पक्की होगी। तो इसीलिए मेरा जो अनुमान है कि आनंद मिश्रा को शायद अगर वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातचीत तो हुई होगी। अगर बातचीत करके जा रहे हैं, अगर चूंकि पहले भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरवा चुके हैं, अब जनसुराज में एक स्टेटस मिलने के बाद जा रहे हैं, पहले से भी रहा है उनका एक कद तो रहा ही है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमिटमेंट किया होगा बीजेपी ने। तो बीजेपी अगर कोई कमिटमेंट किया होगा तो मुझे लगता है कि बक्सर विधानसभा सीट से ही उनको जो है टिकट देने की बात है। और बक्सर में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को जीतने में दिक्कत होगी। बीजेपी तभी हारी है जब वहां पर उम्मीदवार या तो सही नहीं रहा या फिर उम्मीदवार के साथ बीजेपी के लोगों ने ही भीतरघात कर दिया। ठीक है, तो बीजेपी को बक्सर में अपने भीतरघातियों से ही बचना होगा। अब आनंद मिश्रा को टिकट मिलने के बाद बीजेपी में बीजेपी के कार्यकर्ता जो वहां लगातार तैयारी में व्यस्त रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो कोई खेला ना करते। अगर वो कोई खेला कर देते हैं तब दिक्कत हो सकती है, अन्यथा बक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी की जीत मान के चल सकते हैं कि जीत सकती है बीजेपी आराम से। मतलब आनंद मिश्रा बक्सर से चुनाव जीत सकते हैं बीजेपी की टिकट पर, ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। बस डर यही है कि बीजेपी के अंदर दोबारा से लोकसभा चुनाव 2024 की तरह कोई भीतरघात ना हो जाए, अन्यथा यहाँ से आनंद मिश्रा जीते हुए हैं। और निश्चित रूप से प्रदीप सर, जो अनुभव आनंद मिश्रा का रहा है आईपीएस के रूप में, प्रशासनिक रूप से जितनी नॉलेज है, जितनी जानकारी है, कहीं ना कहीं आनंद मिश्रा सिर्फ एक विधायक बनने के काबिल नहीं है, किसी बड़े मंत्री पद, किसी बड़े मंत्रालय को संभालने की ताकत भी रखते हैं आनंद मिश्रा। और हो ना हो बीजेपी से शायद वो सिर्फ एक विधायक की सीट की डील नहीं करेंगे, इससे ज्यादा की ही बात करेंगे आनंद मिश्रा, क्योंकि अगर बीजेपी नहीं उनकी इस बार सुनेगी तो आनंद मिश्रा फिर से तैयारी कर लेंगे, बड़ा खेल फिर वो कर सकते हैं उस इलाके में। बीजेपी को बड़ा नुकसान, चाहे वो आपको याद होगा पवन सिंह हो या फिर आनंद मिश्रा जैसे चेहरे हो, छोटी छोटी बातों में बीजेपी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन कायदे से देखें तो ये लोग बीजेपी के बड़े हितैषी के रूप में आना चाहते हैं, खुद से आगे आकर कई बार बोल चुके हैं। ये मौका है बीजेपी के पास कि इस मौके को बीजेपी लपक ले और इनको मौका दे दे। मेरा एक आखिरी सवाल है प्रदीप सर, कि आनंद मिश्रा व्यक्तिगत रूप से जब चुनाव मान लीजिए लड़ते हैं, कल को चुनाव जीत भी जाते हैं, आपको लगता है कि जिस तेवर के साथ अभी तक वो रहे हैं अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, राजनीतिक रूप से कुछ बदलाव कर पाएंगे? मतलब बातों में और हकीकत में क्या आपको लगता है कि कोई तालमेल बैठेगा? अर्पिता, मेरा व्यक्तिगत मानना अलग है, लोग सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मैं तो मानता हूं कि बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो आरके सिंह हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो आनंद मिश्रा हो, ऐसे लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए। अगर लगता है पार्टी को कि नहीं ये लोग समाज के लिए उपयोगी हैं, तो इन लोगों के लिए राज्यसभा और विधान परिषद ऐसे ही लोगों के लिए बनी है। जहां तक विधानसभा और लोकसभा का सवाल है, विधानसभा और लोकसभा में जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि जो कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में कम से कम 10 साल तक सड़क पर आम जनता के साथ बैठकर चाय पिया है, भूजा खाया है, ठीक है, गली गली छान मारा है, जनता के दुख दर्द तकलीफ को देखा है, झेला है, ऐसे लोग ही एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का भला कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर से उतरने वाले बड़े लोग, चाहे वो आरके सिंह हो, चाहे वो पवन सिंह हो, इनसे जनता का भला नहीं होगा। वो रिक्शा चलाने वाला, वो ठेला चलाने वाला, वो खोमचा चलाने वाला, वो गरीब आदमी जो 200 रुपये रोज कमाने वाला है, 300 रुपये रोज कमाता है, उसका गुजारा, उसका दर्द ये लोग नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत रूप से तो मानना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए, बीजेपी तो कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, किसी भी राजनीतिक दल को ऐसे लोगों को तो टिकट देना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये लोग इतने बड़े आदमी हैं, अगर इनका बौद्धिक क्षमता, इनके दर्शन, इनके जीवन से अगर समाज को लाभ है, तो रामधारी सिंह दिनकर जैसे लोग राज्यसभा में जाया करते थे, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, खुदीराम बोस जैसे लोग, आजादी के बाद इन लोगों को विधान परिषद, राज्यसभा में जगह मिला। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान
सचिन तेंदुलकर जैसे ये लोग इतने बड़े बड़े अपने क्षेत्र के महारथी है, मनीषी है, तो इन्हीं लोगों के लिए राज्यसभा और लोकसभा बना है, लता मंगेशकर जैसे लोगों के लिए। ये लोगों को लोकसभा, अब बताइए ना, मैं मेरा उल्टा है, सोचता हूं मैं। आज आप बताइए हेमा मालिनी का लोकसभा में क्या क्या भूमिका है, बताइए आप। मथुरा से सांसद है, बीजेपी लगातार जिताती है उनको। मथुरा के विकास में हेमा मालिनी का योगदान बताइए। संसद में कानून निर्माण में दो ही दायित्व है ना एक जनप्रतिनिधि का, कि लोकसभा के सदस्य के रूप में आपकी भूमिका और क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आपकी भूमिका। बताइए, लोकसभा में सदस्य का काम है कानून बनाना, कानून के निर्माण में हेमा मालिनी की भूमिका बता दीजिए कोई भी। जब तक मैं दर्शक को किसी को भी कह रहा हूं, और मथुरा के विकास में हेमा मालिनी की भूमिका। शत्रुघ्न सिन्हा को पटना 15 साल झेला है, बताइए शत्रुघ्न सिन्हा का एक योगदान बता दीजिए पटना के विकास में या फिर लोकसभा में कानून के निर्माण में। कोई एक काम बता दे कोई मुझे। लता मंगेशकर रही राज्यसभा की सदस्य, सचिन तेंदुलकर रहा है राज्यसभा में, बताइए इनका योगदान बता दीजिए कोई बताइए कि संसदीय व्यवस्था में इन लोगों का क्या योगदान था देश के निर्माण में। मैं तो इसीलिए कोई योगदान नहीं है। आनंद मिश्रा कोई योगदान नहीं कर पाएंगे। हाँ, बीजेपी की मजबूरी है अगर कि चुनाव जीतने के लिए उसके उम्मीदवार नहीं है, तो बीजेपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी को बक्सर में चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसलिए कि बीजेपी बोलती है कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, कार्यकर्ताओं की पार्टी बोलती है, और उसके पास बक्सर से चुनाव जीतने के लिए एक अलग उम्मीदवार नहीं है। कभी तराई में जो है विद्यार्थी के बदले में किसी बाहुबली को टिकट देना पड़ता है। जब बीजेपी पलटने वाले नीतीश कुमार को सीधे बिहार का मुखिया बार बार बना सकती है, तो किसी एक सीट के लिए वो ऐसी डील क्यों नहीं करेगी? प्रदीप जी, हमें ये भी समझना चाहिए। सारे उदाहरण आपके एकदम सटीक है और राजनीतिक रूप से एक स्पष्ट विचारधारा को कहीं ना कहीं पेश भी करते हैं, लेकिन भ्रष्ट जितनी राजनीति हो चुकी है यहाँ पॉलिटिकल पार्टियां उससे भी ज्यादा हो चुकी है, इसलिए इनसे वैचारिक रूप से इतना स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता इनमें होगी या ये लेंगे, इसी ऐसी उम्मीद करना हमारे आपके लिए फिलहाल बेईमानी है। ये जनता पर छोड़ देते हैं, जनता को तय करने देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सीट पर और इस खास खबर पर आपने काफी अच्छी बातचीत रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत